मनोविज्ञान विषय की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया की या मनोविकलता की। मनोविकलता के विषय में चर्चा करते हुए हमने इसके अर्थ को जाना, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को जाना, उसके साथ ही हमने इसके लक्षण क्या हैं और मनोविकलता रोग के उत्पन्न होने के कारण क्या हैं, इन सभी के विषय में विस्तार से चर्चा की है। पिछले दिन हमने इसके मनोविकलता के उपचार की विधियों की चर्चा कर रहे थे और उन विधियों की चर्चा करते हुए ही औषधि चिकित्सा के विषय में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम साइकोथेरेपी या मनोचिकित्सा तथा कम्युनिटी अप्रोच के विषय में बात करेंगे और इन दोनों विधियों के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मनोचिकित्सा की या साइकोथेरेपी की। मनोचिकित्सा या साइकोथेरेपी के विषय में जानने से पहले हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि मनोचिकित्सा है क्या। सबसे पहली चीज़, मनोरोग का इलाज करते समय, उपचार करते समय या हम जिन विधियों का बहुतायत में उपयोग करते हैं उनमें मनोचिकित्सा एक बहुत ही प्रसिद्ध तकनीक के रूप में है। मनोचिकित्सा का अर्थ क्या है या इससे क्या तात्पर्य है? मनोचिकित्सा में मनोवैज्ञानिक विधियों से संवेगात्मक व व्यवहार विक्षोभों का उपचार किया जाता है। यहाँ स्पष्ट है कि मनोचिकित्सा जब हम करते हैं किसी भी रोगी की, साइकोथेरेपी करते हैं, तो ये विधियाँ किस तरह की हैं? मनोवैज्ञानिक विधियाँ ही हैं। और इस विधियों के माध्यम से व्यक्ति के जो संवेगात्मक और व्यवहार संबंधी विक्षोभ हैं उनका उपचार किया जाता है। ये विधियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं, जिनमें से कुछ व्यक्तियों से संबंधित होती हैं तो कुछ समूहों से। व्यक्तियों से तात्पर्य है यहाँ कि व्यक्ति विशेष से संबंधित होती हैं, किसी व्यक्ति को किस तरह के उपचार की आवश्यकता है इससे संबंधित होती हैं, और कुछ विधियाँ इस प्रकार की होती हैं जो एक साथ समूह में अनेक व्यक्तियों को दी जा सकती हैं, जिनका उपयोग एक ही समय में अनेक व्यक्तियों के ऊपर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मनोचिकित्सा मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा मनोरोगियों के उपचार की एक विधि है। यह परिभाषा किसकर द्वारा दी गई है? दूसरी परिभाषा में वो कहते हैं कि मनोचिकित्सा विविध प्रकार के मानवीय रोगों एवं विक्षोभों, विशेषतया जो मनोगत कारणों से होते हैं, का निराकरण करने के लिए मनोवैज्ञानिक तथ्यों एवं सिद्धांतों का योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग से उपयोग है। ये परिभाषा फिशर के द्वारा दी गई है। फिशर कहते हैं कि मनोचिकित्सा क्या है? जो विभिन्न प्रकार के मानवीय रोग हैं और उनसे उत्पन्न जो मानसिक तनाव, दबाव की स्थिति है, पीड़ा की स्थिति है। और मानसिक रोग भी कौन से? वे जिनका कारण भी मानसिक ही है। उन कारणों का निराकरण करने के लिए मनोचिकित्सा विधियों का उपयोग किया जाता है। ये मनोचिकित्सा विधियाँ तथ्यों एवं सिद्धांतों के आधार पर आधारित होती हैं और योजनाबद्ध रूप से इनका व्यवस्थित ढंग से एवं योजनाबद्ध रूप से उपयोग किया जाता है। अब मनोचिकित्सा के क्या लक्ष्य हैं? किन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए मनोचिकित्सा रोगी को दी जाती है? मनोचिकित्सा के अगर हम लक्ष्यों की बात करें तो मनोचिकित्सा के मुख्य रूप से दो प्रकार देखने में आते हैं, दो लक्ष्य देखने में आते हैं, और ये लक्ष्य विशेष रूप से कोबली द्वारा बताए गए हैं। वो कहते हैं कि पहले तो है तात्कालिक लक्ष्य,
तात्कालिक लक्ष्य से तात्पर्य है यहाँ पर कि व्यक्ति को तत्काल सहायता देने से संबंधित और व्यक्ति को तत्काल किस प्रकार से रिलीफ दिया जा सकता है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य रोगी को तात्कालिक सहायता प्रदान करना होता है, जिससे कि उसकी पीड़ा को, उसके तनाव को, दबाव को कम किया जा सके। और दूसरा लक्ष्य है इसका सुदूर लक्ष्य, जिसका उद्देश्य रोगी में अंतर्दृष्टि या इनसाइट को बढ़ाना है, जिससे कि उसकी क्षमताओं का विकास हो सके। तो अगर हम मनोचिकित्सा विधि के लक्ष्यों की बात करते हैं तो यहाँ दो लक्ष्य मुख्य हैं। पहला है तात्कालिक लक्ष्य और दूसरा है सुदूर लक्ष्य। अब मनोचिकित्सा के सामान्य स्तर क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं, किन स्टेप्स के आधार पर हम मनोचिकित्सा करते हैं। तो इसका जो पहला स्टेप है वो है आत्मीयता संबंध की स्थापना। आत्मीयता संबंध की स्थापना से तात्पर्य है कि जब मनोचिकित्सा की शुरुआत की जाती है तो आत्मीयता के संबंधों की स्थापना करनी होती है रोगी के साथ। ध्यान रहे कि इसका मुख्य उद्देश्य उन मानसिक लक्षणों को दूर करना है जिनके कारण एक व्यक्ति असामान्य या रोगग्रस्त हो गया है। चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि रोगी के अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न हो सके तथा उसके व्यक्तित्व को इतना संगठित एवं संतुलित बनाया जा सके जिससे कि वह पर्यावरण के साथ अनुकूल संबंध स्थापित कर सके। परंतु इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जबकि रोगी और चिकित्सक इन दोनों के मध्य सौहार्दपूर्ण आत्मीय संबंध की स्थापना हो सके। एक तरफ चिकित्सक अपने अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से रोगी की समस्याओं को दूर करने के प्रयास करता है, तो दूसरी तरफ रोगी अपनी समस्याओं को चिकित्सक के सम्मुख प्रस्तुत करता है। यदि रोगी अपने समस्याओं को चिकित्सक से पूरी तरह से नहीं बांट पाता है तो चिकित्सक के लिए रोगी का उपचार किया जाना दुष्कर कार्य है। दूसरी अवस्था है प्रतिरोध की अवस्था। रोगी व चिकित्सक के मध्य आत्मीय संबंध स्थापित हो जाने के उपरांत भी कभी कभी रोगी अपनी समस्या को प्रकट करने के लिए प्रतिरोध करता है। जब उसे समस्या के विषय में पूछा जाता है तो वो सही ढंग से उसके विषय में नहीं बताता है। इसका मुख्य कारण यह है कि रोगी की समस्याओं का संबंध अचेतन में दमित भावनाएं होती हैं और रोगी इन्हें प्रकट करते करते अचानक रुक जाता है। इस समय चिकित्सक को काफ़ी सतर्कता और सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। चिकित्सक को चाहिए कि रोगी जब जब प्रतिरोध का अनुभव करे तब तब वह रोगी को उसकी समस्याओं को सावधानीपूर्वक समझाने का प्रयास करे। अगला स्टेप है संक्रमण या ट्रांसफेरेंस। मनोचिकित्सा के दौरान रोगी एवं चिकित्सक के मध्य संवेगात्मक संबंध विकसित हो जाते हैं, क्योंकि इसकी पहली ही शर्त है कि उससे आत्मीयता का संबंध रोगी और चिकित्सक के बीच स्थापित होने के बाद ही ये चिकित्सा प्रारंभ की जाती है। तो यह स्तर चिकित्सक के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि रोगी अपने प्रेम और घृणा जैसे संवेगों का वास्तविक पात्र चिकित्सक को मान लेता है, जिसके फलस्वरूप अगर चिकित्सक सावधान न रहे तो वह स्वयं रोगी बन सकता है। इस प्रकार की रक्षा युक्ति को संक्रमण कहते हैं। अगला स्टेप है इसका अंतर्दृष्टि या इंसाइट। धीरे धीरे मनोचिकित्सा के माध्यम से रोगी स्वयं की दमित भावनाओं, कठिनाइयों आदि को चिकित्सक से कहने लगता है, परंतु क्योंकि इनका संबंध असामाजिक एवं अहम को अस्वीकार योग्य इच्छाओं से होता है, अतः जिस रूप में ये इच्छाएं दमित हुई थीं उसी रूप में बाहर नहीं निकल पाती हैं। इसी कारण रोगी अपनी समस्याओं में उलझने लगता है और नेगेटिव इमोशंस को अभिव्यक्त करता है। यहाँ चिकित्सक के लिए यह आवश्यक होगा कि वह रोगी को स्वीकारात्मक अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करे तथा उसकी निषेधात्मक अभिव्यक्ति को समझे। इससे रोगी में अंतर्दृष्टि आती है, जिससे वो अपनी समस्याओं को प्रकट करने में समर्थ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संवेगात्मक पुनर्शिक्षा व सामान्य समायोजन। रोगी के अंतर्दृष्टि उत्पन्न हो जाने के बाद उसमें सामान्य व्यक्तियों के समान समायोजन का विकास हो जाता है।
जिस प्रकार से अन्य व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति अपना एडजस्टमेंट अपने चारों तरफ के वातावरण से समायोजित करके अपने आप को चल पाते हैं, उसी प्रकार से रोगी भी स्वयं को समायोजित कर सकने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। वह स्वयं ही अपनी कठिनाइयों को समझने लगता है तथा उसके समाधान के लिए भी प्रयास करता है। इस प्रकार मनोचिकित्सा की सफलता से रोगी में सामान्य समायोजन स्थायी रूप ले लेता है। अब क्योंकि मनोचिकित्सा की बात जब आती है तो मनोविकलता में विशेष रूप से ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मनोविकलता के रोगियों का उपचार औषध चिकित्सा से प्रारंभ हो चुका होता है और रोगियों का उपचार मनोविक्षिप्ति विरोधी औषधि के सेवन के बाद ही मनोचिकित्सा प्रारंभ की जाती है, क्योंकि जो औषधियों का दुष्प्रभाव है या जो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं उनको दूर करने के लिए ही विशेष रूप से मनोपचार की आवश्यकता होती है, मनोचिकित्सा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ चिकित्सक का मुख्य लक्ष्य 3 प्रकार की समझ से संबंधित है जो रोगी में विकसित करनी है उसे। पहली है सूझ चिकित्सा, दूसरी सामाजिक चिकित्सा और तीसरी पारिवारिक चिकित्सा। इन तीनों का वर्णन हम यहाँ करेंगे। पहले नंबर पर है सूझ चिकित्सा। सूझ चिकित्सा से क्या तात्पर्य है? सूझ चिकित्सा में रोगी के विश्वास को जीतकर लक्षणों की गंभीरता को कम किया जाता है। जो चिकित्सक है वो रोगी के साथ विश्वास उसका जीतता है तथा उसके साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करके उनके लक्षणों की गंभीरता को बहुत हद तक कम करने में सफल होते अनेक मनोचिकित्सक देखे गए हैं। इस सिलसिले में फ्रॉम रिकमान द्वारा किया गया चिकित्सकीय योगदान विशेष रूप से प्रशंसनीय है। इन्होंने सूझ चिकित्सा पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दूसरी सामाजिक चिकित्सा। मनोविकलता के रोगियों में, खासकर चिरकालिक रोगियों में, क्रॉनिक जो पेशेंट हैं उनमें सामाजिक कौशलों की काफ़ी कमी पाई जाती है। मनोविक्षिप्त विरोधी दवाओं के सेवन से जब रोगी के धनात्मक लक्षण कम हो जाते हैं तो भी सामाजिक कौशलों की कमी दिखती है, जिनसे उनके व्यवहार में विभिन्नता बनी रहती है। सामाजिक कौशल की यह कमी सामाजिक अंतःक्रियाओं, आत्म देखरेख, आत्म प्रबंधन कौशल तथा संज्ञानात्मक कौशलों के क्षेत्र में अधिक देखी जाती है। इस तरह की चिकित्सा को सामाजिक चिकित्सा या समाज चिकित्सा कहा जाता है। विल्सन, डायमंड तथा फ्रेजर के अनुसार इस तरह का चिकित्सा मूलक सामूहिक चिकित्सा प्रारूप या वैयक्तिक चिकित्सा प्रारूप के रूप में संपन्न किया जाता है। तो इसमें विशेष रूप से सामूहिक चिकित्सा के प्रारूप के रूप में या वैयक्तिक चिकित्सा के प्रारूप रूप में संपन्न किया जाता है और उस रूप में या तो सामूहिक चिकित्सा के आधार पर या व्यक्तिगत चिकित्सा के आधार पर उसे सामाजिक सूझ उसमें उत्पन्न कराने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट, पारिवारिक चिकित्सा या फैमिली थेरेपी। फैमिली थेरेपी से तात्पर्य है कि ऐसा देखने में आता है कि मनोविकलता के रोगियों को सफल उपचार के बाद मानसिक अस्पताल से निकालकर पुनः अपने परिवार में ही ले जाया जाता है, जहां परिवार के सदस्यों जैसे उसके भाई बहन, माता पिता और अन्य रिश्तेदार उसके साथ अंतःक्रिया करते हैं। अगर इन लोगों का व्यवहार सकारात्मक तथा प्रशंसनीय होता है तो इससे इन रोगियों पर अधिक अनुकूल प्रभाव पड़ता है तथा उनके रोग के लक्षणों की पुनर्वापसी की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। पुनर्वापसी से तात्पर्य है कि पुनः रोग के लक्षणों के उत्पन्न होने की अवस्था। परंतु कभी कभी परिवार के सदस्यों का व्यवहार रोगी के प्रति निंदक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रोग के लक्षणों में तेजी से पुनर्वापसी होने लगती है। तो पारिवारिक चिकित्सा के द्वारा उसका जो मुख्य केंद्र बिंदु होता है परिवार तथा रोगी के पर्याप्त निर्देशन, प्रशिक्षण, व्यावहारिक राय, विशेष शिक्षा और सांवेगिक समर्थन तथा परानुभूति के बारे में उसे समझाने का प्रयास करने से
संबंधित है पारिवारिक चिकित्सा, जिससे कि रोगी का जो समायोजन है वो पुनः नकारात्मक दिशा में न जाए। अगला पॉइंट है सामुदायिक चिकित्सा। हमने यहाँ बात की, सबसे पहले हमने की थी औषधियों की, औषधि चिकित्सा की। औषध चिकित्सा के बाद में हमने बात की यहाँ पर मनश्य चिकित्सा की, और मनश्य चिकित्सा के बाद में सामुदायिक उपागम या कम्युनिटी अप्रोच। कम्युनिटी अप्रोच से क्या तात्पर्य है? मनोविकलता के रोगियों के उपचार की दिशा में सामुदायिक अप्रोच या कम्युनिटी अप्रोच की भी भूमिका जो है वो अत्यंत प्रशंसनीय है। इसमें मनोविकलता के रोगियों के मानसिक अस्पताल के अमानवीय हालातों से हटाकर उन्हें समुदाय में ही रखकर उपचार किया जाता है। मानसिक रोगियों को मेंटल हॉस्पिटल में रखने की बजाय उन्हें समुदाय में रखा जाता है, कम्युनिटी में ही रखा जाता है, और कम्युनिटी में रख कर के ही उनका उपचार किए जाने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह के जो समुदाय आधारित कार्यक्रम हैं, उनकी मान्यता यह है कि इससे ऐसे रोगियों का उपचार एक ऐसी अवस्था में रखकर किया जाना संभव हो जाता है जहां मानवीय अवस्था तुलनात्मक रूप से अधिक मौजूद होती है, और इस तरह की अवस्था में रखकर उपचार करने से लक्षणों की पुनरावृत्ति या पुनर्वापसी भी कम होती है। इस तरह की सामुदायिक चिकित्सा में रोगियों को औषधि, मनोचिकित्सा के अतिरिक्त सामाजिक कौशलों में प्रशिक्षण, आवासीय देखरेख, व्यावसायिक परामर्शन तथा प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और इस सब का मुख्य कारण विशेष रूप से रोगी में अपने आप को कॉन्फिडेंस पैदा करके समाज में समाज स्वीकृत तरीके से जीवन जीने योग्य बनाने का कार्य विशेष रूप से मुख्य है। अब सामुदायिक उपागम के तहत जिन पहलुओं पर विशेष बल दिया जाता है वे कौन कौन से हैं? पहला है समन्वित सेवा, दूसरा लघुकालीन अस्पतालीकरण, आंशिक अस्पतालीकरण, अपूर्ण घर और व्यावसायिक प्रशिक्षण। इन सभी से क्या तात्पर्य है? सबसे पहले लेते हैं समन्वित सेवा को। इस तरह के तहत कोऑर्डिनेटेड सर्विसेज के तहत सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना 50,000 से 20 लाख की आबादी पर की जाती है। 50,000 से 2 लाख तक की इसके तहत सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना 50,000 से लेकर के 2 लाख तक की आबादी पर की जाती है। इस केंद्र में मनोविकलता के रोगी को औषधि चिकित्सा, मनोचिकित्सा तथा रोगी की को भर्ती करके देखरेख की सुविधा उपलब्ध होती है। इस तरह के केंद्रों का काम विभिन्न तरह के सामुदायिक सेवाओं को समन्वित करना भी होता है। इस तरह का समन्वय विशेषकर उन रोगियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जो मनोविकलता के रोगी होने के साथ ही साथ द्रव्य दुरुपयोग या सब्सटेंस एब्यूज के भी रोगी होते हैं। द्रव्य दुरुपयोग से मतलब है किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करने वाले जो रोगी हैं। तो इस तरह के जो रोगी हैं उन लोगों के लिए भी ये समन्वित सेवा काफ़ी महत्वपूर्ण कही जा सकती है। दूसरा लघुकालीन अस्पतालीकरण। जब कोई व्यक्ति में मनोविकलता के लक्षण विकसित हो जाते हैं तो वर्तमान चिकित्सक पहले मनोविक्षिप्त विरोधी औषधि तथा मनोचिकित्सा देकर उसके लक्षणों को दूर करने की कोशिश करते हैं, परंतु जब इससे बात नहीं बनती है तो उन्हें कुछ समय के लिए अस्पतालीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अस्पतालीकरण से तात्पर्य है उन्हें अस्पताल में रखने का प्रयास किया जाता है कि उन्हें अस्पताल में रख करके उन्हें अस्पताल से संबंधित सभी सुविधाएं मुहैया कराए जाने का कराई जाती हैं। और ये जो समय है ये कुछ सप्ताह का ही होता है जहां उसे भर्ती करके उसको सारे तरह के उपचार दिए जाते हैं जो उन्हें किसी मानसिक अस्पताल में रखकर लंबे समय तक दिए जाते हैं। वे सारे के सारे उपचार जो कि किसी भी मानसिक अस्पताल में किसी रोगी को लंबे समय तक रखने के बाद दिए जाते हैं, उस तरह के उपचार दिए जाते हैं उन्हें, और वो ये
उनका पीरियड, लेकिन जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी कम होता है। उसके बाद में जैसे ही रोगी में कुछ स्थिरता आती है, उसे फिर सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में रख दिया जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रकार के रोगियों को कुछ समय के लिए तो हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है, लेकिन हॉस्पिटलाइज़ करने के बाद पुनः समुदाय में रख कर के ही उनकी चिकित्सा की जाती है। नेक्स्ट है आंशिक अस्पतालीकरण। इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत मॉस्को में 1933 में हुई और उसकी सफलता को देखकर फिर से अन्य देशों जैसे कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका आदि में भी अपनाया गया। अमेरिका में फिर से सामुदायिक उपचार कार्यक्रम द्वारा भी अपनाया गया। आंशिक अस्पतालीकरण की ज़रूरत मनोविकलता के उन रोगियों को अधिक होती है जिनकी आवश्यकताएं पूर्ण रूप से अस्पतालीकरण तथा बाह्य रोगी चिकित्सा सत्र के बीचों बीच में होती हैं, जिन्हें पूर्ण रूप से अस्पताल में रखने की आवश्यकता नहीं होती और जिन्हें लेकिन हॉस्पिटल से पूरी तरह से डिस्चार्ज भी नहीं किया जा सकता। तो इस तरह के रोगियों को विशेष रूप से आंशिक अस्पतालीकरण की आवश्यकता होती है। चौथा है इसी में अपूर्ण घर। अपूर्ण घर से तात्पर्य है वैसे आवास से जिसमें वैसे मानसिक रोगियों को रखा जाता है जिन्हें अस्पतालीकरण की ज़रूरत नहीं होती, परंतु जो न तो अपने परिवार के साथ रह सकते हैं और ना ही अकेले रह सकते हैं। सामान्यतः ऐसे घरों में, कौन से घरों में, जो अपूर्ण घर हैं, इनमें 12 से 24 मानसिक रोगियों के रहने की व्यवस्था की जाती है। वहाँ इनकी मदद एवं उपचार के लिए पैरा प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्हें रोगियों को सांवेगिक समर्थन तथा दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं के संबंध में व्यावहारिक मार्गदर्शन करने का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। और इस तरह के घरों में बहुत तरह के मानसिक रोगी रहते हैं, परंतु उनमें मनोविकलता के रोगियों की संख्या अधिक होती है। तो इस तरह के जो घर हैं उनका वातावरण रोगियों को काफ़ी सांवेगिक समर्थन प्रदान करता है। वे एक दूसरे के साथ दिन प्रतिदिन की समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं, समुदाय में समायोजन रखने के ख्याल से एक दूसरे की मदद भी करते हैं और ऐसे घरों में दी जाने वाली चिकित्सा का आधार मिलियू चिकित्सा का सिद्धांत होता है। तो इस प्रकार की जो चिकित्सा है उसे अपूर्ण घर की संज्ञा दी गई है। और इसका जो 5th एंड लास्ट जो कहा जा सकता है पॉइंट है वो है पेशेवर प्रशिक्षण, ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग। ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग से तात्पर्य है कि इसके पीछे पूर्व कल्पना यह है कि नियमित रोजगार की अवस्था में व्यक्ति न केवल अपने आप को समर्थन देता है, समर्थन देने से मतलब है कि उसमें पॉजिटिव फीलिंग उत्पन्न होती है, बल्कि एक स्वतंत्रता तथा आत्मसम्मान भी प्राप्त करता है। अन्य लोगों के साथ मिलकर कार्य करना भी इससे सीखता है व्यक्ति। इससे दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में एक क्रम एवं दोस्ताना भाव भी उत्पन्न होता है। मनोविकलता के रोग से मुक्त होने वाले बहुत से ऐसे व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने आप को मानसिक अस्पताल में पुनर्वापसी को रोक पाने में समर्थ होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को प्रायः आश्रय कार्यशाला में पेशेवर प्रशिक्षण दिया जाता है। शेल्टर्ड वर्कशॉप से तात्पर्य है कि इनके लिए विशेष कार्यक्रम इस तरह के ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसमें कि इनको प्रशिक्षण दिया जाए। आश्रय कार्यशाला एक ऐसी सुरक्षित एवं पर्यवेक्षित कार्यस्थल होता है जहाँ के कर्मचारियों को कोई साधारण कार्य या ऐसा कार्य जिसमें प्रतियोगिता नहीं होती करनी होती है। वैसे इस कार्यशाला में काम करने वालों को गुड़िया बनाना, दिन प्रतिदिन के काम में आने वाली कोई घरेलू वस्तु बनाना, जैसे दिया सलाई बनाना या कोई छोटे मोटे बॉक्स बनाना, इस तरह के कार्य करने होते हैं और उनके बनाई हुई वस्तुओं को फिर बाज़ार में बेचा जाता है और जो धन प्राप्त होता है उससे उन लोगों जो रोगी हैं, जो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, उन्हीं व्यक्तियों के निष्पादन के आधार पर उनमें वितरित कर दिया जाता है। तो इस तरह से मनोविकलता के रोगी रह चुके व्यक्तियों में से धीरे धीरे आत्मविश्वास उत्पन्न होता है तथा उनकी सामाजिक कौशल की क्षमता जो है वो मजबूत हो जाती है।
पहले तो इस ढंग के पेशेवर प्रशिक्षण देने वाले संस्थान की काफ़ी कमी थी, परंतु अब ऐसे संस्थानों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो मनोविकलता जैसे गंभीर रोग के रोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं एक तरह से कि मनोविकलता के रोगियों के उपचार की कई सारी विधियां हैं। इन विधियों में मनोविक्षिप्तता विरोधी औषधियाँ और मनोचिकित्सा की विधियों का उपयोग तुलनात्मक रूप से अधिक हुआ है और ये काफ़ी प्रभावी भी सिद्ध हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।